हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की ये बुक आपको आदित्य रंजन सर की कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें हमने ये ऊपर का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आधुनिक इतिहास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें इसके PYQ करने हैं। जितना भी हमने टॉपिक अभी तक आधुनिक इतिहास तक, यानी हमने प्राचीन पढ़ा, मध्यकालीन पढ़ा, उसके बाद आधुनिक पढ़ा है। तो आज हम अभ्यास प्रश्न इसके कंप्लीट कर लेंगे सारे। तो जितने भी अब आज का वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो तो मैं कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें मात्र 55 क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं, और उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा कराए हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका आया है ऋग्वेद में। ये आपका यूपी PET में आ चुका है। पेट पे कब आया था? तो 28/10/2023 को, और ये पहली शिफ्ट में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो भाई ये संवाद है आपका व्यास और सतलज के बीच में। तो आप आंसर देख सकते हो। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और व्यास और सतलज दो नदियों के बीच में संवाद है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है, तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लिखित कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जो है ना उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? तो तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। ठीक है, और विश्वामित्र और व्यास और सतलज नदियों के बीच में संवाद जो है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने लगा। तो जिन का अर्थ क्या होता है? तो भाई जिन का अर्थ होता है महान आत्मा। क्या होता है? महान आत्मा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया, और ये भी आपका यूपी पेट में आ चुका है। महावीर स्वामी के अन्य नाम। तो महावीर स्वामी को इंद्रियों को जीतने के कारण जिन कहा जाता है और महावीर कहा जाता है। योग्यतम पूज्य होने के कारण इन्हें अहरत कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को हम कैवलिन के नाम से भी जानते हैं, और बंधनों से मुक्त होने के कारण महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला और उज्जैनी। तो हमारा आंसर होगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो था वो प्रांतीय केंद्र नहीं था। सुवर्णगिरी आपका प्रांतीय केंद्र था, तक्षशिला उस समय प्रांतीय केंद्र था, और उज्जैनी भी आपका अशोक के समय पर प्रांतीय केंद्र था। इसके साथ साथ एक प्रांतीय केंद्र, प्रांत और राजधानियों को देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें 5 प्रांत दिखते हैं और उनकी राजधानी। तो उत्तरापथ प्रांत था जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अवंती प्रांत की राजधानी थी उज्जैनी। मध्य देश प्रांत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो बौद्ध स्थल में महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था, और वो संघ था वैशाली। वैशाली में पहली बार महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, और जिसमें संघ में पहले प्रवेश पाने वाली महिला का नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने वाली उनकी मौसी थी। ठीक है, उनका जो है संघ में प्रवेश किया गया था। इसके बाद वैशाली की नगरवधु हुआ करती थी, उसने संघ में प्रवेश पाया था।
तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर, यानी आनंद के कहने पर, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेद के अंतिम भाग को हम वेदांग नाम से जानते हैं। ठीक है, वेदांग के नाम से हम, कहीं कहीं पे वेदांग है, कहीं कहीं पे उपनिषद दिया हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। उपनिषद तो मेरे हिसाब से नहीं कहा जाता है। एक मिनट, इसका आंसर मुझे ठीक नहीं लग रहा। वेद के अंतिम भाग को हम वैसे तो वेदांग नाम से जानते हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पेट के शिफ्ट 2023 में आ चुका है। तो इसका क्वेश्चन है, एक सेकेंड, वेद के अंतिम भाग को हम वेदांग नाम से जानते हैं। ये उपनिषद नाम गलत लिखा हुआ है, उपनिषद हम नहीं जानते हैं। वेद के, ये रॉन्ग है। वेद के अंतिम भाग को हम वेदांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, उपनिषदों में, अच्छा उपनिषदों के बारे में दिया हुआ है, तो उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। अब उपनिषद की विशेषताएं क्या है? तो छंदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। मैत्रेयी उपनिषद जो है वो सबसे नवीन उपनिषद की श्रेणी में आता है। एक उपनिषद है आपका मांडूक्य। मांडूक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। और अगर बात करें सबसे बाद की उपनिषद की, तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो छंदोग्य उपनिषद आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है। मैत्रेयी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बाद का उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वो व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पियदसी भी था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये बात करी जा रही है अशोक के बारे में। सम्राट अशोक को जो है वो देवानाम पियदसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो देवानाम प्रिय शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। मौर्य सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया और उनके लघु शिलालेखों में से उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवानाम प्रिय और देवानाम पियदसी के नाम से पुकारा जाता है या कहा गया है। ठीक है, कहाँ पर? लघु शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग हमने ताम्र पाषाण युग में किया, जैसा कि इसका नाम भी है। तो ताम्र पाषाण युग में हमने पहली बार तांबे का उपयोग किया। ताम्र पाषाण काल, जिसे ताम्र युग के नाम से जाना जाता है, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का क्या है? संक्रमण का एक प्रतीक है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था आपका राजगीर में। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति जिसका आयोजन आपका राजगीर में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राजगीर होगा। अब गया में क्या हुआ, आप बता सकते हो? तो गया में क्या हुआ था? गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब ये पता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कुछ क्वेश्चन इसी के साथ हम करते हुए चलेंगे। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सारनाथ वाला, मतलब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ये क्वेश्चन आया है, लेकिन इस तरह से नहीं आया है पेट में ये आया था आपका कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो दिया था, वो मतलब पहला उपदेश दिया था, उसको क्या बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, हाँ मुद्रा पूछी गई थी, तो उस धम्म चक्र, ये भी याद रखना, धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में उन्होंने लिया था। धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में उन्होंने अपना पहला
जो है वो उपदेश दिया था, और गौतम बुद्ध जो है वो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन की हम बात कर रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में हुई थी, और कब हुई थी? तो भाई ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु आपकी 483 ईसा पूर्व में आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका राजगीर में है किया गया था। ठीक है, आगे अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सारी बौद्ध संगीतियाँ दी हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली आपकी मैंने बताया 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह या राजगीर के स्थान था, और अध्यक्ष था वहाँ पे महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है, ये याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में होती है। कब होती है? तो 383 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, ठीक 100 के बाद में। ठीक है, तो पहली 483 में हुई, दूसरी 383 में। ठीक है, कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और यहाँ पे जो अध्यक्ष था वो सर्वकामनी नाम आता है, कभी सर्वकश्यप नाम आता है, तो ये थोड़ा सा से नाम है, बस ये याद रखना है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो भाई काला अशोक की अध्यक्षता में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति आपकी अशोक की अध्यक्षता में हुई है। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई है। कब हुई? तो 251 ईस्वी में हुई है। और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति आपकी प्रथम शताब्दी में हुई है, कश्मीर के कुंडल वन में हुई है, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई है, और कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई थी। अब बात करते हैं जैन धर्म का। क्वेश्चन आ गया, तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है वो है आपका अहिंसा। ठीक है, क्या है? अहिंसा है। ठीक, तो अहिंसा को जो है वो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं, और उसमें अहिंसा सबसे मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से हैं? तो एक तो हमें पता चल गई, क्या है? अहिंसा है। ठीक है, दूसरा मौलिक सिद्धांत है आपका जैन धर्म का सत्य। ठीक है, तीसरा मौलिक सिद्धांत है जैन धर्म का अस्तेय। ठीक, मतलब 5 सिद्धांत है। तो पहला मौलिक सिद्धांत अहिंसा है, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है आपका अपरिग्रह। मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख देती हूँ, अपरिग्रह, और 5वां आपका सिद्धांत है जैन धर्म का, उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 आपके सिद्धांत हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है जैन धर्म के 5 सिद्धांत यानी कि महाव्रत कहलाते हैं ये। ठीक है, पहला है सत्य, झूठ ना बोलना। दूसरा है अहिंसा, जीवों को चोट ना पहुँचाना। तीसरा है अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना। चौथा है अस्तेय, चोरी ना करना। और 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये आपके 5 इनके जैन धर्म के महाव्रत या सिद्धांत हैं। इन 5 सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय का प्रतिपादन जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था। और जो अंतिम सिद्धांत है आपका ब्रह्मचर्य, उसका प्रतिपादन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था भाई काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। और मंदिर का पिरामिड नुमा विमान इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर के प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो कुथु जो है वो आपकी केरल की एक कला है। कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। ठीक है, तो कुथुम्बलम केरल में कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। ठीक है, इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है और इसका निर्माण भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है पुरंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, ये भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो ये आपकी तमिल साहित्य से संबंधित है। ठीक है ना, हमने आंसर देख लिया। ये कृति संगम काल की साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है। कौन सी कृति? पेरुंगदाई कोंगुवेलिर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो हमें पता है नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सुशोभित नवरत्न निम्न है। तो एक तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे और दूसरे नवरत्न आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, तो कौन कौन से नवरत्न थे वे? तो कालिदास, शंकु, घटकपर, वररुचि, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, वारामिहिर, छपड़क और अमर सिंह। ठीक है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है भाई? लोथल है। और ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये यूपी पेट 2022 के शिफ्ट 2 में आया था कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा में बंदरगाह था आपका लोथल। ठीक है, लोथल का बंदरगाह गोडीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। ठीक है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है और इसकी खोज 1957 में किसने की थी? तो SR राव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पेट में आए ना वही सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया था। तो किसने डिज़ाइन किया था? तो ये डिज़ाइन किया था स्वदेशी ने। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये ध्वज, जिसे स्वराज ध्वज के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 क्षैतिज पट्टियाँ थीं। लाल जो था वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, हरा रंग जो था वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था और पीला रंग जो था वो अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो भाई पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आज भी पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो अब कुछ लेखक और उनके पुस्तक देख लेते हैं। तो तुलसीदास की पुस्तक का नाम है रामचरितमानस, या ये कह सकते हैं रामचरितमानस किसकी पुस्तक है? तो तुलसीदास की है। रामायण किसकी पुस्तक है? तो वाल्मीकि जी की है। महाभारत किसकी पुस्तक है? तो वेदव्यास जी की है। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो विष्णु शर्मा जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, देखो मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था, पहला उपदेश में दिया था। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में उन्होंने ये अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। किसको दिया था? 5 शिष्यों को। ठीक है, यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ में प्रवेश भी प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? तो हरिशेण जो थे वो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे।
ठीक है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है और ये प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ? तो भाई निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये देखो है ना, निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुआ था। तो 35 वर्ष की आयु में बोधगया यानी कि उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब संबोधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो ये थी आपकी कन्नौज। कन्नौज राजधानी जो थी वो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। हर्षवर्धन का काल रहा है 606 से 647 तक। ठीक है, और ने पंच भारत विजय के अंतर्गत पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला और उड़ीसा को जीता। पंच भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजशी के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। हमने कौन सी तकनीक इस्तेमाल करी थी? तो मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये मूर्ति कांसे से बनी है और इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भाई धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की को सुशोभित करने वाले सबसे प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको? धन्वंतरी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इधर है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो भाई हम सबको पता है कि इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा, ये देखो ये पता है, मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया है इसलिए ये आंसर यहाँ गलत है। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वो आपके लेखक हैं इंडिका के। तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ठीक है, फोकोकी के लेखक हैं यानी फ्यूयुकी के लेखक है फायान। सीयुकी के लेखक हैं आपके हुएनसोंग। ठीक है, नेक्स्ट, नीतिशार यानी राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में के किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कामंदक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो कामंदक जो है वो नीति शास्त्र के लेखक हैं और अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके विष्णुगुप्त और चाणक्य। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हैं आपके श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकर मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाकर मृदभांड की बात हो रही है, तो आप बता सकते हो कि हाकर मृदभांड किस में है? तो भाई हाकर नहीं है, हाकरा मृदभांड जो है वो आपके राखी गढ़ी के है। ठीक है, तो राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ये याद रखना है ये बात को। राखी गढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं जिसमें हकरा मिट्टी के बर्तन इस काल की विशिष्ट विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो पवित्रता पूर्वक उन्होंने ध्यान किया था डुंगेश्वरी गुफा में। कहाँ किया था? डुंगेश्वरी गुफा में। ठीक है, तो गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध के द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षणा कहलाता है और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया यानी उरुवेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका कब आया इसको ज़रा देख दो। ये आपका यूपी पेट में आया है और वो भी आया कब, 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये डुंगेश्वरी गुफा के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पूर्व 6 वर्ष तक डुंगेश्वरी गुफा यानी कि जो कि गया बिहार में ही है वहाँ पर ध्यान किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अलग लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो भाई हर्षवर्धन की पहली राजधानी तो थानेसर थी और उसके बाद जब उसने कन्नौज को जीता तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, तो हर्ष 606 से 606 से 647 तक जो है वो शासन में रहा और थानेश्वर के बाद कन्नौज को उसने राजधानी बनाया था। 606 ईस्वी ने हर्ष ने क्या किया, हर्ष संवत की स्थापना करी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हर्ष संवत की स्थापना कब करी गई है? तो 606 ईस्वी में करी है। किसने करी है? तो हर्ष ने करी है। ठीक है, हर्षवर्धन ने। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है? तो भाई चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भाई उत्खनन जो पहला स्वतंत्र भारत में हड़प्पा स्थल किया गया वो आपका रोपड़ था। क्या था? रोपड़ था। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अच्छे आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या था कि हम स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्खनन किसका किया गया था? तो रोपड़ का किया था। ठीक है, तो रोपड़ जो है वो स्वतंत्र भारत में पहला सिंधु घाटी खुदाई का स्थल है। और रोपड़ का जो मैं आपको बता दूं आधुनिक नाम, रोपड़ का आधुनिक नाम है रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। इसको भी याद कर लीजिए। तो रोपड़ का आधुनिक नाम है रूपनगर। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो रोपड़ की खोज 1950 में बी लाल ने की थी और 1953 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कराया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में खोजा गया व उत्खनित दूसरा स्थल जो था वो कालीबंगा था। तो पहला रोपड़ में खुदाई हुई और दूसरी खुदाई आपकी कालीबंगा में हुई है। ये बात याद रखनी है स्वतंत्र भारत के बाद। ठीक, स्वतंत्र भारत में समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि के द्वारा रचित थी? किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका हरिशेन। ठीक है, हरिशेन। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हरिशेन के द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है, में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। और हरिशेन था कौन? तो हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का आपका दरबारी कवि था। कौन था? दरबारी कवि। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिशेन था। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। तो ये देखो, प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है जिसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। ये प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि और शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये प्रशस्ति आपकी इम्पॉर्टेंट है। महावीर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मैं यहाँ पे ऑप्शन से पहले आपको बता देती हूँ, ये आपकी वल्लभी गुजरात में जो है, एक सेकेंड, कहाँ पर है? वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी गुजरात में ये आपकी मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? वल्लभी गुजरात में। ठीक है, तो महावीर और उनके जो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो महावीर और उनके जो अनुयायी हैं, ये देखो वल्लभी गुजरात है। ठीक है,
अनुयायियों की जो शिक्षाएं हैं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित रही। इन्हें लगभग जो है 1500 वर्ष पहले लिखा गया था और वर्तमान में वे गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर है। ठीक है, अब इसमें देख लेते क्या लिखा है। तो जैन ग्रंथों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों, जिन्हें गणधर कहा जाता है, ने बाद में जैन आगमों में इनकी रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दुष्शुद्धति के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका ब्रह्मवर्त नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ये आपका ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सरस्वती और दुष्शुद्धति ये सबसे पुरानी पवित्र नदियां हैं आपकी। ठीक है, तो सरस्वती और उसकी सहायक नदी दुष्शुद्धति के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाता है। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्रों में निवास करते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो बाबर ने जो है राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था, ये इम्पोर्टेंट है। और बाबर ने कुल कितने युद्ध लड़े हैं? तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि बाबर ने जो है वो 4 युद्ध लड़े हैं और खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1527 में। ठीक है, कब लड़ा था? 1527 ईस्वी में बाबर ने जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा था। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हरा दिया था। ठीक है, तो बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध, तो यहाँ पे देखो मैंने 4 युद्ध बताए। तो पहला युद्ध लड़ा इन्होंने खानवा का, कब लड़ा? तो 17 मार्च 1527 को लड़ा है राणा सांगा के साथ में, और जिसमें बाबर विजयी हुए। इन चारों युद्धों में बाबर ही विजयी होता है। ठीक है, दूसरा युद्ध इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, कब लड़ा? तो 29 जनवरी 1528 को लड़ा मेदिनी राय के साथ में और बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध इसने फिर 1 साल बाद लड़ा 1529 में, 6 मई 1529 को महमूद लोदी के साथ, जिसमें भी बाबर ही विजय होता है। और उसके बाद इसने एक और युद्ध लड़ा है जो कि इसका वो एक युद्ध इसने और लड़ा था, नहीं पहला युद्ध इसने 1526 का लड़ा है शायद, बाबर और इब्राहिम लोदी वाला। उसके बाद ही तो इसकी 1526 में इसने लड़ा था। ठीक है, तो 15 नहीं सॉरी ये आपका सही है, गलत मैंने बोला, ये गलत, ये आपका दूसरा युद्ध है बाबर के द्वारा लड़ा हुआ। ये आपका चंदेरी का युद्ध, ये इसका तीसरा युद्ध है बाबर के द्वारा लड़ा हुआ, और ये चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। पहला युद्ध जो इसने लड़ा वो मैं बता देती हूँ। पहला युद्ध इसने पानीपत का लड़ा था, उसी के बाद ही तो बाबर ने मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना करी। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुआ था। और उसके बाद ही बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो पहला इसने लड़ा है, और ये कब लड़ा है? तो ये 1526 में लड़ा था। उसके बाद ये लगातार इसने हर साल युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के साथ। उसके बाद इसने चंदेरी का युद्ध तीसरा लड़ा 1528 में मेदिनी राय के साथ। उसके बाद 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के साथ में। ठीक है, ये याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो ये अहिर राजा थे आसा अहिर। कौन थे? आसा अहिर के द्वारा। ये किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 12 मील उत्तर में सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, और ये किला अपनी मुगल वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय था? तो ये भाई शाहजहां के काल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था, पित्रा ड्यूरा वाला जो
हिसाब था वो शाहजहाँ के काल में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। ठीक है, तो संगमरमर पत्थर में पित्रिया डूरा के नाम का काम जो है वो मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। और ताजमहल और आगरा के किले की मोती मस्जिद और मुजम्मर बुर्ज आदि में इसका प्रयोग हुआ। तो मैं बता दूं, ये पित्रिया डूरा शैली आपकी ताजमहल जो कि आपका आगरा में है उसमें यूज़ हुआ है पित्रिया डूरा शैली का। ठीक है, इसके अलावा आपका आगरा का जो किला है ना, आगरा के किले में वहाँ पे इस शैली का यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ आपका मोती मस्जिद, ये सब की सब शाहजहाँ के समय पे बनाई हुई है, वहाँ पे पित्रिया डूरा शैली का यूज़ हुआ है। उसके अलावा आपका मुजम्मन बुर्ज है, उसमें भी आपका ये पित्रिया डूरा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो संगमरमर के पत्थरों और दीवार पर हीरे जवाहरात और अर्ध कीमती पत्थर जड़कर की गई फूलों की नक्काशी और जड़ावट को पित्रिया डूरा कहते हैं। ठीक है, अब शाहजहाँ जो है वो 1627 से 1658 तक शासन करते हैं और इनके काल में मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल था। तो अगर पूछा जाए कि मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल किसका काल था, तो भाई शाहजहाँ का काल था 1627 से 1658 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है तो उस समय भारत में जो है शासन था मुगल सम्राटों का। ठीक है, यानी कि 1600 में जो है मुगल सम्राट का शासन था। और आप बता सकते हो कि उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो उस समय आपका मुगल सम्राट जो था वो अकबर था। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था, जो कि 1556 से 1605 तक जो है इसने शासन किया है। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज व्यापारी था वो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया। तो सबको पता है कि तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली की राजगद्दी पर जो है वो बैठे हैं। तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया है दिल्ली की गद्दी पे। ठीक है, कब से कब तक शासन किया है, तो भाई यहाँ पे राजवंश और शासन अवधि देख लेते हैं। तो दिल्ली में सबसे पहले बैठे थे गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन काल रहा है 1206 से 1290 तक। और आप बता सकते हो कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने शासन किया। खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया है, 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश ने 92 वर्षों तक शासन किया, 1320 से 1412 ईस्वी तक। और उसके बाद सैयद वंश ने 36 वर्षों तक शासन किया, 1414 से 1450 तक। और उसके बाद लोधी वंश ने 76 वर्षों तक शासन किया है, 1450 से 1526 तक। ठीक है, तो अब ये बताओ कि भाई गुलाम वंश की स्थापना किसने करी है। तो गुलाम वंश की स्थापना मैंने आपको बताई कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। ठीक, खिलजी वंश की स्थापना किसने करी है, खिलजी वंश की स्थापना बताइएगा किसने करी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना किसने करी है, खिज्र खां ने करी थी। ठीक है, आपको लेकिन खिलजी वंश का बताना है, खिज्र खां ने। और लोधी वंश की स्थापना किसने करी है, बताओ क्या लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने करी। ये दो के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जजिया फिर से लगने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर जो है वो औरंगजेब के द्वारा दोबारा से लगाया गया था, जो अकबर ने
समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था और अकबर ने 1564 में इस कर को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने 1689 में 1679 में इसे पुनः लागू कर दिया। ठीक है, तो मुगल काल में जजिया कर को अंतिम रूप से उत्तर मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1720 में हटाया गया। ठीक है, तो जजिया कर को अंतिम रूप से जो हटाया था वो उत्तर मुगल शासक किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। कब हटाया, तो 1720 में हटाया। ठीक है, 1564 में। और लगाना किसने शुरू किया था, तो ये बलबन के द्वारा जजिया कर जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा से औरंगजेब ने 1679 में शुरू किया और उसके बाद अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व यानी कि आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आयने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये तीसरा खंड है। कौन सा खंड है, तीसरा। तो अकबरनामा जो ग्रंथ है उसके लेखक बता देती हूँ मैं आपको। उसके लेखक हैं अबुल फजल, आपको पता होगा वैसे, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं। ठीक है, और ये ग्रंथ जो है वो 3 खंडों में लिखा गया है और इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके तीसरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो तीसरे भाग को हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईने अकबरी, तो ऐसे भी आ जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने करी है, तो भाई अबुल फजल ने करी है। ठीक है, आईने अकबरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है और आईने अकबरी के 5 भाग हैं। इसका 5वां भाग अबुल फजल की आत्मकथा है। 5वां भाग क्या है इसका, अबुल फजल की आत्मकथा। चलो नेक्स्ट, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो भाई कालक्रमानुसार हमें यहाँ पे सही क्रम जो है लगाना है। तो यहाँ पे दिया है भाई शेरशाह सूरी और अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। जैसा कि आप जानते हो, शेरशाह सूरी जो था वो सूर वंश का शासक था, यानी कि हुमायूं को जब उसने निष्कासित किया उसके बाद शेरशाह सूरी जो है वो गद्दी पर बैठा था। तो ये बैठा है आपका 1540 से लेकर के 1545 तक। ठीक है, अकबर, अब चूँकि अकबर का पिता था हुमायूं, तो जाहिर सी बात है अकबर जो है वो बाद में आए हैं, शेरशाह सूरी के भी बाद में। ठीक है, तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से है और 1605 तक। ठीक है, और इन्हीं के समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1600 में। उसके बाद अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो भला अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो आपके शासन करे हैं दिल्ली सल्तनत पर 1296 से लेकर के 1316 तक। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा सा, एक सेकेंड, 1296 से इन्होंने 1316 तक जो है शासन किया। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का वास्तविक आपका शासक था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक गुलाम वंश का। तो उससे पहले किसने शासन किया, तो उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और दिल्ली की गद्दी पर जो बैठने वाला पहला जो वो था वो इल्तुतमिश था आपका। ठीक है, तो इल्तुतमिश चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है, तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो आपका 1211 से लेकर के इल्तुतमिश बैठे हैं 1236 तक। ठीक है, तो अब हम शासनकाल लगा सकते हैं। तो पहले गुलाम वंश आया है, तो पहले आपके इल्तुतमिश आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर आपका पहले आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 1 नंबर शेरशाह सूरी का शासनकाल। सॉरी गड़बड़ है, ये वाला आ जाएगा, क्या बोल रही हूँ।
4 के बाद आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बैठे हैं, उसके बाद शेरशाह सूरी बैठेगा हुमायूं के बाद, और फिर उसके बाद में जब शेरशाह सूरी जाते हैं तो उसके बाद अकबर का शासनकाल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कालानुक्रम आपका हो गया। आगे बढ़े तो ये देखो आप देख सकते हो, इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, देखो 1555 दिया हुआ है, अकबर जो है 1542 से 1556 से 1605, पता नहीं किस हिसाब से इसमें दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के जो समकालीन थे वो थे आपके तुकाराम। ठीक है, शिवाजी के समकालीन थे आपके तुकाराम जी। तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे, और उन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा राया तुकोबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान जो है वो सैयद राजवंश का से संबंधित था। मैंने अभी बताया था आपको कि खिज्र खान ने जो है वो सैयद वंश की स्थापना करी थी। तो खिज्र खान जो तैमूर लंग का सेनापति था, 1398 में भारत में आक्रमण के समय उसके साथ आया। 1414 में उसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में सैयद वंश की क्या करी? स्थापना करी थी, और रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो रैयत आला की उपाधि किसने धारण करी? खिज्र खान ने करी थी, और इसने ही सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो भाई पूना और पुणे जो है वो आपका मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी, और छत्रपति की उपाधि धारण करी। मराठा साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो पेशवा का था, जिसकी नियुक्ति छत्रपति के द्वारा ही की जाती थी। बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। ठीक है, नेक्स्ट 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो 1722 में आगरा की सूबेदारी जो है वो सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो आमेर के राजा जयसिंह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में थे। शाहजहां ने उन्हें मिर्ज़ा की उपाधि दी थी, और औरंगजेब ने उन्हें 7000 का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये कहता था सोमनाथ लाहिड़ी का। किसका कहना था? सोमनाथ लाहिड़ी का। सोमनाथ लाहिड़ी एक भारतीय राजनेता, लेखक और भारतीय साम्यवादी पार्टी के नेता थे, और वे बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो भाई कौन किस क्रम में भारत आया है? तो भाई सबसे पहले आपका भारत आया था फायान, है ना, आपको याद होगा फायान भारत आया। उसके बाद भारत आया था होयनसांग, उसके बाद आया टॉमस रो। टॉमस रो जो कि अंग्रेज अधिकारी था। फायान और होयनसांग दोनों चीनी यात्री हैं। होयनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फायान आपका जहांगीर के शासनकाल में आया था, और टॉमस रो आपका उसके ये भी जहांगीर के नहीं, फायान मैंने गलत बताया शायद। फायान किसके शासनकाल में आया था मैं भूल गई। कभी कभी इतनी कॉमन चीज़ें जो है ना हम भूल जाते हैं, और यही चीज़ हमारा एग्ज़ाम में भी होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैं बहुत ही कॉमन चीज़ भूल गई थी, और मैं अभी आपके साथ अपना एक साझा करने वाली हूँ कि मतलब कभी कभी हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है। मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा करने वाली हूँ इस बात को। अभी हमने हाल ही में आर.ओ. का एग्ज़ाम दिया, तो आप सबने दिया है। तो उसमें आर.ओ. के एग्ज़ाम में जो हमारा एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरा दिमाग कितना हम लोग कितना
कॉमन चीज़ होती है जिसको हमें लगता है अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको क्या पढ़ना। तो वो चीज़ बहुत हम लोग कभी कभी ना कुछ चीज़ें बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं ना, अरे इसको क्या रिवाइज करना, ये तो आता है। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं, आपको याद होगा अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, विटामिन का क्वेश्चन आया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आया था? विटामिन का, याद आ गया होगा आपको, जिसमें पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन से हैं। ऑप्शन भी दिए हुए थे उसमें। ऑप्शन देने के बाद भी मेरा दिमाग एकदम, उस समय पता नहीं प्रेशर हुआ क्या हुआ, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी, क्या दिमाग में आया, और क्वेश्चन देखा तो स्माइल आई चेहरे पे कि अरे ये क्वेश्चन आ गया, जल में घुलनशील विटामिन। मैं अपनी थोड़ा समय लूँगी आपको, मैं अपना वो बता रही हूँ। खुश हो गई मैं, अरे क्या क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन, अरे इसमें तो 1 नंबर मिल ही जाने वाला है। उसके बाद जब ऑप्शन करने लगी, पढ़ने लगी, तो मैं ब्लैंक हो गई। मतलब खुशी थी कि ये क्वेश्चन आया और मैं ये भूल गई कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। अब हुआ क्या कि मैं टोटली बी को भूल गई और सिर्फ मुझे सी याद रहा, ठीक। अब मैं इतनी परेशान, मैंने कहा यार ये क्या, मैं अपने आप को बोलने लगी तुम ये क्या कर रही हो अनु, तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। मैं क्या कर रही थी, डी को भी डी में कंफ्यूज हो गई, मतलब ए और के बाकी चीज़ों में नहीं हुई, मतलब इतनी बेवकूफ़ी नहीं करी मैंने। मैं क्या हुआ, बी और डी में कंफ्यूज हो गई। सी मुझे कंफर्म था कि जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक, लेकिन मैं बी और डी में कंफ्यूज हो गई। और क्यों कंफ्यूज हुई ये भी मुझे नहीं पता। मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या हुआ, क्या मतलब ऐसे क्या तुम सोच रही हो, और बी और डी में तुम, एक मन कह रहा है बी और सी होते हैं और एक मन कह रहा था कि नहीं 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 सी और डी होते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ एकदम ब्लैंक, अब मैं, आप सोच नहीं सकते हो मेरे कुछ सेकंड, कुछ मिनट गए वहाँ पे। फिर एक बार मैंने क्या किया, बी और सी में टिक मारा, पहला टिक तो मैंने बी और सी में मारा, ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पे। फिर मन ने कहा अरे पागल, गलत कर रही है, बी सी, नहीं पहला क्वेश्चन, सॉरी, मैंने पहला टिक जो मारा था वो मारा था बी और सी पे, मतलब एकदम सही टिक मारा मैंने, ठीक है, कि घुलनशील विटामिन हमारे बी और सी है। फिर उसके जस्ट नीचे दिया हुआ था सी और डी, हाँ याद आया मुझे, सी और डी। फिर सी और डी में हमने कहा ये, अब इन दोनों में मैं कंफ्यूज, सी तो कॉमन है लेकिन मैं बी और डी में प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला कट मारा कि नहीं ये गलत है, ये डी वाला सही है। फिर देख रही हूँ उसको, मन कह रहा है नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और तू इतना सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग करने के चक्कर में है। फिर मैंने अपने आप से बोला शांत हो जाओ, पैनिक मत हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमने 50 बार पढ़ा है, हज़ारों बार पढ़ा है इसको, ठीक है, तुमने रिवाइज़ नहीं किया इसको ये सोच के कि ये तो मुझे आता है, इसको मैं रिवाइज़ करने का मतलब है टाइम को वेस्ट करना। हम सारे लोग बहुत ज़्यादा ये गलती करते हैं कि हम जो बहुत ही छोटे टॉपिक्स होते हैं, जो हमने हमेशा बचपन से पढ़े हैं, है ना, वो उनको हम बहुत लाइट लेते हैं कि अरे ये तो आता ही है, इसको क्या रिवाइज़ करना, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। मैं अपनी गलती जो मैंने इस बार आर में करने से बच गई मतलब लास्ट में याद आ गया, या ये कह लो फिर तो कैसे याद आया वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने अपने आप को समझाया शांत हो जाओ, मतलब मैंने पेपर पे टिक मारा, फिर रॉन्ग किया, फिर इधर टिक मारा, इसको रॉन्ग किया, फिर से, मतलब इतना ज़्यादा टिक रॉन्ग इन दोनों ऑप्शन में किया। फिर मैंने कहा कि तुम्हें सर्कल अभी मतलब गोला नहीं भरना है, गोले को नहीं भरना है, समय दो अपने आप को। मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस को करती, मेरा जो पैटर्न है वो इस तरह से करती हूँ कि मैं 10-20 क्वेश्चंस का लेकर चलती हूँ, या मैं ऐसे करती हूँ इधर उधर, मतलब आपके दोनों पेजों का लेकर चलती हूँ कि इसका हो गया उसका हो गया, और जो कंफर्म होते हैं उनको मैं सर्कल करती हुई चलती हूँ। जिनमें मुझे डाउट होता है उनको मैं हमेशा छोड़ती हुई चलती हूँ, उन्हें सर्कल नहीं करती हूँ। उनको जब दोबारा से या पढ़ने का मौका मिलता है, तीसरी बार मौका मिलता है, दूसरी बार, तो उस समय करती हूँ। तो ये मेरा पैटर्न है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब तू इसमें फंसी, अब छोड़, ये भले ही तेरे लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, तुझे हंसी आई, खुशी मिली कि है ना ये क्वेश्चन आया,
मैंने बहुत समझाया अपने आप को उस कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में, कि तुम समय बर्बाद कर रही हो इसमें, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने आप को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, पैनिक मत हो, ये आ जाएगा तुमको, इस क्वेश्चन को तुम्हें गलत नहीं करना है। अगर इसको भी तुमने गलत किया, मैंने अपने आप से बोला कि अगर तुमने इसको भी अनु गलत किया तो तुम पे लानत है, ठीक है। मतलब बाकी क्वेश्चन हम, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सारे क्वेश्चन राइट करके आई हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए मेरे गलत हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने स्पेशली अपने आप से बोला कि अगर ये क्वेश्चन भी तुम गलत करोगी तो फिर तुम क्या उम्मीद करती हो कि तुम क्या सही करोगी। तो मैंने बहुत अपने आप को उस समय समझाया, शांत किया, मैंने कहा छोड़ दो इस क्वेश्चन को, यहीं आगे बढ़ो, आगे के उस पर फोकस करो, वापस लौटना, फिर से पढ़ना, आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और यही हुआ, मैंने इसको छोड़ दिया वहीं पे और आगे बढ़ी, आगे के क्वेश्चंस को कर रहा। उसके बाद जब पूरा पेपर मैंने मतलब जो है ना टिक कर लिया, दोबारा से रिपीट करने का टर्न आया, वापस से क्वेश्चन पे आई और अपने आप ही मुझे लास्ट में आंसर मिल गया कि जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी है। तब भी मैंने समय लिया, लेकिन तब थोड़ा सा मन को शांत करके ध्यान से, और पता है उस समय हुआ क्या, मेरे सामने हुआ ये कि मेरे सामने ना वो मेरा जहाँ मैंने नोट्स बनाए थे अपने, वो नोट्स का वो पेज आया। मैंने आँख बंद करी और है ना याद किया कि मैंने नोट्स में विटामिन्स को लिखा हुआ है, वो विटामिन का पेज मेरे सामने खुल गया और वहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन और अघुलनशील विटामिन दोनों लिखे हुए थे, जिसमें मैंने ऊपर ए भी देखा, के भी देखा, ई भी देखा, ठीक है, और नीचे फिर मैंने बी और सी को देखा। मेरे सामने वो पेज पूरा दिखाई दिया। तो अगर ना कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं और अगर हमने बार बार वो चीज़ पढ़ी है तो पक्का ना एग्ज़ाम में वो पेज जहाँ आपने लिखा होता है वो दिखता ही है। और मुझे पहली बार, मतलब ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन ये पेज फिर मैंने जब अपनी आँखों को बंद किया और मैंने उस पेज को याद किया, वो पेज मेरे सामने आ गया कि मैंने इस जगह पर अपनी ऊपर मेरे हैंड रिटन नोट, मैंने अपने नोट्स जो बनाए थे है ना काफ़ी पहले, और मैंने इसकी प्रिपरेशन के लिए वो नोट्स नहीं बनाए थे, वो नोट्स मेरे पहले के बने हुए हैं, उनको मैं कभी कभी रिपीट करती हूँ। तो वो मैंने जो है ना उनको जब पढ़ा तो मतलब उनको याद आया मुझे, तो मैंने ये आपके साथ साझा किया कि ऐसा होता है कि हम इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। और यही और ऐसा नहीं कि मैंने कोई इस क्वेश्चन में बेवकूफ़ी की, मैंने बहुत सारे आर ओ के क्वेश्चन में बेवकूफ़ी की है, लेकिन एक ये क्वेश्चन था जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे आपके साथ बताना चाहिए, मैंने बताया। मैंने बहुत क्वेश्चन में, मैंने करंट के क्वेश्चन में बहुत बेवकूफ़ी की, आते हुए क्वेश्चन को मैंने रॉन्ग किया है बहुत सारे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और बताने वाली हूँ मैं आपको, आप कहोगे कि ये क्वेश्चन गलत करके आ गए हो आप। मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, जो सुनीता विलियम्स का क्वेश्चन आया था, कितना मतलब उसको कितने अच्छे से पढ़ा, पूरा उसका एक एक चीज़ याद किया, और मैं उनके ड्रैगन जो कैप्सूल से वो आई हैं उसमें और कोलंबिया में जो है कंफ्यूज हो गई। क्यों? क्योंकि अभी कोलंबिया के उसमें ना अभी जो हमारे अंतरिक्ष यात्री एक हमारे भारत के हैं, वो जो लैंड हुए हैं तो वो कोलंबिया में हुए थे। अब देखो उनका नाम भी मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो मैं ड्रैगन और कोलंबिया में कंफ्यूज हो गई, दो न्यूज़ जो अलग अलग न्यूज़ हैं उनमें मैं कंफ्यूज हो गई और मैंने कोलंबिया को टिक कर दिया और ड्रैगन को नहीं। देखिए ये होता है हमारे साथ में, तो उस समय जो प्रेशर होता है ना उसकी क्या ही बात करें। और आता हुआ क्वेश्चन जब हम गलत करते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा होती है, और पता नहीं मेरा दिमाग में क्या होता है। इसलिए मैं PYQ को ना अब बहुत ज़्यादा ध्यान से मैंने सोचा है कि अब जितना भी एग्ज़ाम देने वाली हूँ उसमें मैं PYQ बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि PYQ जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ना हमारा फोकस उतना ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने इधर कुछ पिछले टाइम जो गया उसमें थोड़ा सा मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था, कुछ स्ट्रेस रहता है, चीज़ें हैं, और बेटा है मेरा तो उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो इधर जितनी मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए थी वो थोड़ी कम हुई, और दूसरा रिवीज़न बहुत कम हो पाया मेरा।
तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, उसका मुझे मलाल है। बस यही सोचती हूँ कि मेरिट में अगर आ जाऊँ तो अच्छी बात है। बाकी अटेम्प्ट करें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन, और हिंदी में मुझे बहुत अच्छा सा स्कोर मिला है। हिंदी में काफ़ी अच्छा मेरा जो है ना स्कोर गया है। मेरे इधर ही गलत हुए हैं जो जीएस क्वेश्चन में, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हुए। तो वो मैं ना कहते हैं इजी पेपर था, बट इजी बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। बहुत अगर आपने डीपली उसको ना प्रिपरेशन करी है तो ही आप उसको कर पाओगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने 120 जीएस में अटैम्प्ट किए थे और पूरे 60 मैंने अटैम्प्ट किए थे हिंदी में, जिसमें मैंने हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर लिया है। और इसमें मेरा काफ़ी रॉन्ग हो गया 120 क्वेश्चंस में मैंने। तो अब देखो कितना, अभी जो 5 क्वेश्चंस का वो चल रहा है उसमें देखो कितने सही होते हैं। आई होप आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। और कुछ लोगों के तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ लोगों के। तो चलिए, मैंने अपना चीज़ें साझा करी और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटे का, तो फटाक से कंप्लीट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर है फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था, और देखो मैं ये भूल गई थी ना यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, 399 ईसा पूर्व में आया। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में आया। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 में, ठीक है। तो इसी की बेवकूफ़ी जो मैंने करी थी ना, तो इसी पर मैंने आपको भी ये बताया। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भूल गई मैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मुस्लिम युग की शुरुआत जो है वो 622 एडी में हुई है, ये राइट है आपका। कलिंग युद्ध आपका 261 बीसी में हुआ था। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1709 में नहीं हुई है। औरंगजेब की मृत्यु 1700 में नहीं हुई है, तो आप बता सकते हो कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। और शक संवत आपका 78 एडी में हुआ है, और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है वो 1707 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक गांधी जी थे, और इसे पेश भी गांधी जी ने किया था, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया ये। तो 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 1913 में हिंदुस्तानी गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था। तो कहाँ स्थित था, तो भाई सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। गदर पार्टी ने गदर नामक एक पत्रिका जो है वो प्रकाशित की थी। पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बंदेल बंगाली शब्द बंदर से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है बंदर का। ये पुर्तगाली बस्ती के एकमात्र अवशेष चर्च, बेसिलिका और मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई है। तो सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के द्वारा ये की गई थी, और इस विद्रोह में सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो वास्को डिगामा जो है वो कोच्चि केरल में उनका जो है स्थित है, ठीक है। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था, और प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया, ठीक है। तो 17 मई 1498 में समुद्री मार्ग से गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट में पहुंचा था, और भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा ने खोज करी। वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार भारत आया, और तीसरी बार 1524 में भारत आया, और उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसे कोच्चि में क्या किया गया, दफनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति से थी। तो भाई मराठा राज्य की जो ताकत थी वो छापामार गुरिल्ला रणनीति थी, ठीक है। नेक्स्ट, गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा प्रभावी रूप से किया गया। इस युद्ध पद्धति में घात लगाकर हमला करना,
तोड़फोड़ करना, छापा मारना आदि रणनीतियाँ शामिल होती हैं। इस युद्ध पद्धति को वर्गीगिरी के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध का प्रणेता जो है वो अहमदनगर के मलिक अंबर को माना जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ है बताओ? प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। ठीक है, 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ और मारा गया। सिराजुद्दौला के पश्चात अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, अब कुछ मिलान करना है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो मिलान कर लेते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? तो भाई राजा राम मोहन राय ने करी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो दयानंद सरस्वती ने करी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? तो ज्योतिबा फूले ने करी है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और अब हम कल का पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ी देर मैंने आपसे बात भी कर ली। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे क्या ये पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड था। मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड में कोई जल्दबाजी में करना नहीं चाहती हूँ। बाकी तो मैं डेली आपको बहुत जल्दी से कंप्लीट करा देती हूँ, 15 मिनट में, 20 मिनट में। लेकिन चूँकि ये PYQ था इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।